प्रिय छात्रों, लेखपाल के स्पेशल बैच में आज हम आप लोगों के सामने लेखपाल से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है आपका पंचायत, और इसी पंचायत के संबंध में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पंचायत जो कि आपका लेखपाल के सिलेबस में ये शामिल किया गया है। इसके पहले लेखपाल वाले वीडियो में आप लोगों ने राजस्व विभाग के संबंध में हमसे जानकारी प्राप्त किया। अब जो लेखपाल का सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है आपका पंचायत। हम लेखपाल के सभी सिलेबस को या टॉपिक वाइज या पॉइंट वाइज पहले पूरा मैं डिटेल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, और उसके बाद हमारी टीम एक तरीके से जी जान से लगी हुई है और उसमें कम से कम बाद में 400-500 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग थोड़ा सा पहले, अभी समय है, 19 जून को परीक्षा की डेट आई है। संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि हो सके तो कुछ एग्ज़ाम आगे पीछे डिले भी हो सकता है, लेकिन हमको ये टारगेट बना के चलना है कि 19 जून तक किसी भी हालत में मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस को क्या कर लिया जाए, कवर अप कर लिया जाए। तो आप लोग पहले डिटेल आप लोग एक एक टॉपिक ले करके लेखपाल वाला हमसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और बाकी इसके बाद 400-500 क्वेश्चन का हम सिलेक्शन, मतलब कि उन क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसके लिए अभी हमारा कार्य प्रगति पर है, जिसमें टीम हमारी जो है वो टाइपिंग वगैरह में लगी हुई है। तो पहले आ जाते हैं हम लोग किस पे, पंचायत पे। अब ये पंचायत का शाब्दिक अर्थ पहले जान लीजिए कि पंचायत का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो पंचायत का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो है आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन का इतिहास जान लीजिए, हालांकि ज़्यादा इसके अंदर डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। स्थानीय स्वशासन का जनक कभी कभार परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो ये जो स्थानीय स्वशासन है इसकी पहल अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही की गई थी। इस स्थानीय स्वशासन की पहल किसके शासनकाल में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में की गई थी। अब ये जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है वो जनक किसे माना जाता है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, और वो आंसर हो जाता है आपका लॉर्ड रिपन। यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही पंचायत से संबंधित या स्थानीय स्वशासन को विकसित करने के लिए इनके द्वारा पहल की जा चुकी है। अब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, अब इस स्वशासन से तात्पर्य क्या होता है, तो स्वशासन से तात्पर्य, स्वशासन को ले लीजिए, तो स्वशासन से तात्पर्य आपका ऐसी प्रणाली, इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर, ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती हो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इस तरीके से स्वशासन से तात्पर्य क्या हो गया, तो स्वशासन की परिभाषा ये निकली कि ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है। अब निचले स्तर का मतलब कि जैसे कि केंद्र सरकार हो जाती है, केंद्र सरकार के बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे आपका ग्रामीण स्वशासन के रूप में जाना जाता है। तो इसी निचले स्तर पर उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करते हुए निचले स्तर का विकास करना ही स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। अब आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की ये स्थिति थी कि सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पहल की गई और इसी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामुदायिक विकास करने हेतु जे.एल. नेहरू ने क्या किया, पंचायती राज मंत्री का उदय किया। पंचायती राज मंत्री, और इस पंचायती राज मंत्री के अंतर्गत जो प्रथम बने थे वो थे आपके एस.के. डे। तो इस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा पंचायती राज मंत्री के पद का उदय किया गया, जिसमें प्रथम पंचायती राज मंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो वो एस.के. डे थे। अब 2 अक्टूबर इसी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल किया गया। मतलब कि समूह स्तर पर या निचले स्तर पर किस तरीके से विकास किया जाए, इसके लिए सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को पहल किया और उस कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा किया। अब जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल करने की बात की गई, तब इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और उस समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो उस समिति को बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति, जिसको कि शार्ट में B.R. मेहता समिति के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इसी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किसकी आधारशिला रखी गई, तो आपका पंचायत की आधारशिला रखी गई। और इसी बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट में ये कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, निचले स्तर पर बढ़ावा देने के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की जानी चाहिए। मतलब 3 स्तरों पर, 3 स्टेज पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए निचले स्तर पर कार्य किया जा सकता है। और वो त्रिस्तरीय में आपका कौन कौन सा है, तो वो त्रिस्तरीय में इन्होंने ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कह सकते हैं, उसके बाद से दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा आपका हो जाता है जिला परिषद। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए रिपोर्ट अपनी सौंपा, जिसमें आपका पहला ग्राम सभा, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला परिषद। अब जब इस तरीके से इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया, तब जाकर के 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत। अब जब इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकृत कर दिया, तब जाकर के प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश। मतलब ये शुरू में प्रयोग के तौर पर इसने लागू किया किस सन में, 1959 में। जबकि स्थायी तौर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था, तो स्थायी तौर पर
लागू करने वाला प्रथम राज्य आपका राजस्थान, और इसी राजस्थान का नागौर जिला क्या हुआ, पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य बना। और ये कब लागू किया, तो इसने स्थायी तौर पर 2 अक्टूबर 1959 को स्थायी तौर पर राजस्थान राज्य के द्वारा पंचायती राज प्रणाली भारत में सर्वप्रथम लागू की गई। और इसी के बाद जो इसने प्रयोग के तौर पर आंध्र प्रदेश लागू किया था, स्थायी तौर पर राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जो पंचायती राज प्रणाली को अपने यहाँ पूर्ण रूप से लागू किया। तो इस तरीके से आपका पंचायती राज प्रणाली का बेस बन जाता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, और इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की पहल अंग्रेज़ों के शासन काल में भी की गई थी। और स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रणाली जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को क्या करता हो, सुनिश्चित करता हो। अब स्वतंत्रता के पहले का इतिहास अंग्रेज़ों ने बहुत सारा प्रयास किया था, उसको ज़्यादा विशेष डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये सिचुएशन हुई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज मंत्री का इन्होंने उदय किया, जिसमें प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री SK डे को नियुक्त किया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पहल की गई। और इसी के पहल के परिणाम स्वरूप सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और इस बलवंत राय मेहता समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपा तो इन्होंने कहा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या निचले स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 3 व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, जिसमें आपका पहला ग्राम सभा, दूसरा क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला परिषद। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। जब राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, तब जाकर के आपका प्रयोग के तौर पर लागू करने वाला जो प्रथम राज्य बना वो था आपका आंध्र प्रदेश, जो अपने यहाँ 1959 में लागू किया था, लेकिन वो स्थायी तौर पर लागू नहीं कर पाया। उसी के बाद राजस्थान का जो नागौर जिला है, ये क्या है, राजस्थान राज्य हो गया और ये आपका राजस्थान का जिला। और इसी राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली स्थायी तौर पर लागू की गई। अब इसके बाद भी बलवंत राय मेहता समिति ने जब त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था को लागू करने का रिपोर्ट सौंपा, तो इसी कारण से बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज प्रणाली का जनक के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद भी पंचायत के संबंध में और भी समितियों का गठन हुआ, और इस समितियों के संबंध में आपका क्वेश्चन आता भी है कि कौन सी समिति पंचायत से संबंधित है या कौन सी समिति पंचायत से संबंधित नहीं है। तो इसमें बहुत सारी समितियां शामिल हो जाती हैं, जिसमें आपका पहला इसी बलवंत राय मेहता समिति के पश्चात अशोक मेहता समिति का भी गठन किया गया था 1977 में। अब ये जब अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, यानी कि अब दूसरी समिति के रूप में हम किसको ले सकते हैं, तो अशोक मेहता समिति। और ये जो अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, ये कब किया गया, 1977 में किया गया। और इस अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपा, और इस रिपोर्ट में कहा कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, और ये पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होना चाहिए, 2 स्तरों पर इसको काम करना चाहिए। द्विस्तरीय में कौन कौन सा काम करना चाहिए, तो पहला आपका होना चाहिए जिला परिषद,
मतलब पहले स्तर पे इन्होंने जिला परिषद मतलब ये ग्राम सभा को और क्षेत्र पंचायत को क्या कर दिए, हटा दिए। और इनका मानना था कि एक तरीके से अनावश्यक संस्था के रूप में काम कर रही है, वित्तीय संसाधन या वित्तीय बोझ वगैरह भी बढ़ सकता है। तो इन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया कि जिला परिषद होनी चाहिए। उसके बाद से जो दूसरा इन्होंने वकालत किया या दूसरा जो इन्होंने प्रस्ताव रखा वो कहा कि मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत मतलब कि मंडल स्तर पर कई जिलों को मिला करके एक उसका हेडक्वार्टर बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से अशोक मेहता समिति ने इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद से इन्होंने कहा कि दो ही स्तर पर इसको कार्य करना चाहिए, जिसमें आपका पहला जिला परिषद हो और दूसरा है आपका मंडल पंचायत। उसके बाद से इन्होंने अपना जो भी रिपोर्ट अगला जो सौंपा उसमें इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या निकल आया कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी, राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी हो। मतलब जो भी ये द्विस्तरीय है, इस द्विस्तरीय में भी पॉलिटिकल पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए, अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया जाना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की देखभाल करने के लिए मंत्री परिषद से एक मंत्री भी शामिल होना चाहिए। तो ये तो मान लीजिए कि शुरुआत में ही आप देखें कि पंचायती राज मंत्री का इन्होंने उदय किया था और प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन हुए थे, एसके डे। उसके बाद से इन्होंने अगला जो कहा कि इस व्यवस्था में SC ST वर्ग के लिए स्थान आरक्षित हो, SC ST वर्ग के लिए स्थान आरक्षित। तो इस तरीके से जो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, इस अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज से है। और इन्होंने ये कहा कि पंचायती राज जो प्रणाली होनी चाहिए वो दो स्तर पर होना चाहिए। त्रिस्तर को इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय प्रणाली को इन्होंने नकार दिया, जिसमें आपका पहला जिला परिषद के रूप में होना चाहिए, दूसरा आपका मंडल पंचायत के रूप में होना चाहिए। उसके बाद से इस पंचायत चुनाव में जो है वो राजनीतिक पार्टियों की भी भागीदारी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए पंचायत चुनाव में स्थान क्या होनी चाहिए, आरक्षित किए जाने चाहिए। तो आपका दो समिति हो गई, एक बलवंत राय मेहता समिति और दूसरा आपका अशोक मेहता समिति। अब आते हैं जो अगली समिति का गठन किया गया पंचायत से संबंधित। इसके बाद जो समिति का गठन किया गया वो थी GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति ये तीसरी समिति हो गई। और GV.K. राव समिति ने अपनी इसका गठन जो समिति का किया गया था वो किया गया था 1985 में। 77 के बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद से फिर तीसरी समिति का गठन किया गया और वो समिति कौन सी थी, GV.K. राव समिति। और इन्होंने सीधे सीधे अपनी रिपोर्ट दिया इस समिति ने कि जो पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए वो चतुर्थ स्तरीय हो, चतुर्थ स्तरीय हो। मतलब न तो द्विस्तरीय हो न तो त्रिस्तरीय हो, बल्कि कितना स्तरीय हो, 4 स्तर पर काम करनी चाहिए। अब इस चतुर्थ स्तरीय में कौन कौन शामिल इन्होंने कहा, तो चतुर्थ स्तरीय में इन्होंने कहा कि राज्य विकास परिषद हो, राज्य विकास परिषद। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि ये राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद काम करनी चाहिए। उसके बाद से जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करना चाहिए। उसके बाद से तीसरा इन्होंने जो रिपोर्ट अपनी सौंपा वो मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत।
और चौथा इन्होंने जो प्रस्तुत किया वो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत काम करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये GV.K. राव समिति ने कहा कि पंचायती राज प्रणाली न तो द्विस्तरीय हो न तो त्रिस्तरीय हो, बल्कि कितना स्तर पर काम करना चाहिए, तो 4 स्तर पर काम करनी चाहिए। अब 4 स्तर में इन्होंने क्या क्या विभाजित किया कि पहला जो होना चाहिए वो राज्य स्तर पर एक संस्था होनी चाहिए जिसे राज्य विकास परिषद के नाम से जाना जाए। दूसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद काम करे। तीसरा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत काम करे। और चौथा, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को काम करना चाहिए। कुछ इस चतुर्थ स्तरीय को लेकर के बहुत सारे लोगों द्वारा इसको आलोचना की गई और आलोचना में ये कहा गया कि यह बिना जड़ के घास है। बिना जड़ के क्या है? घास है। बिना जड़ के घास है। तो जब इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया तो इसके भी चीज़ों को क्या कर दिया गया? पूर्णतः नकार दिया गया। अब जो चौथी इम्पॉर्टेंट समिति के रूप में आई वो थी आपकी LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति। अब ये LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? तो LM सिंघवी समिति का गठन किया गया 1986 में, लक्ष्मीमल सिंघवी। और ये थोड़ा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट समिति भी मानी जाती है क्योंकि इसके द्वारा जो भी प्रावधान प्रस्तुत किए गए उसको बाद में कुछ फॉलोअप भी किए गए। अब इन्होंने पहला ये स्टेटमेंट दिया कि पंचायत को क्या करना चाहिए? संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया जाए क्योंकि भारतीय संविधान में इस पंचायत को लेकर के किसी भी प्रकार के प्रावधान को प्रस्तुत नहीं किया गया या उसका उल्लेख नहीं किया गया। तो इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इस पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। उसके बाद से दूसरा इन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव जो हो वो क्या होना चाहिए? गैर दलीय होना चाहिए। गैर दलीय हो मतलब उसमें किसी भी दल या किसी भी राजनीतिक पार्टी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सभी कैंडिडेट एक स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद से तीसरा इन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो, मतलब निचले स्तर पर विकास करने के लिए क्या होना चाहिए? उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वित्तीय संसाधन मतलब उनको एक फंड या उनको एक बजट दिया जाना चाहिए ताकि उनका आसानी से अच्छे तरीके से निचले स्तर पर विकास किया जा सके। फिर उसके बाद अगली जो समिति आई 1988 में, यानी कि 5वीं समिति कौन सी आ गई? 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन किया गया। पीके थुंगन समिति। और ये जो पीके थुंगन समिति थी इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1988 में। और इस पीके थुंगन समिति के द्वारा भी यही कहा गया कि इसको संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। संवैधानिक मान्यता। तो इस तरीके से ये आपकी 5 इम्पॉर्टेंट समितियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि पंचायत से संबंधित ये 5 समितियां, बलवंत राय मेहता समिति के बाद और भी समितियों का गठन किया गया, जिसमें आपका क्वेश्चन हमने बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी समिति पंचायत से संबंधित है या पंचायत से संबंधित नहीं है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रणाली को लागू करने की अपनी रिपोर्ट सौंप दिया और वो त्रिस्तरीय पंचायत लागू भी कर दी गई। और इसी कारण से बलवंत राय मेहता को पंचायती राज प्रणाली का जनक भी माना जाता है। उसके बाद से और इसको मॉडिफाई करने के लिए और परिवर्तन करने के लिए और भी पंचायत से संबंधित समितियों का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसमें आपका अगली समिति 1977 में गठित की गई, जिसे अशोक मेहता समिति के नाम से जाना गया। और इस अशोक मेहता समिति ने ये कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली न हो करके 2 स्तरीय होना चाहिए और इस द्विस्तरीय में आपका एक जिला परिषद हो और दूसरा आपका क्या हो? मंडल स्तर पर मंडल पंचायत काम करनी चाहिए। दूसरा इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पंचायत में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी
होनी चाहिए। उसके बाद से तीसरा इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पंचायत में स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। उसके बाद से जो तीसरी समिति आई वो GV.K. राव समिति 1985 में इसका गठन किया गया और इन्होंने सीधे सीधे कहा कि पंचायती व्यवस्था जो होनी चाहिए न तो 2 स्तर पर हो न तो 3 स्तर पर हो, बल्कि कितने स्तर पर होनी चाहिए, चतुर्थ स्तरीय होना चाहिए। और इसकी काफ़ी आलोचना की गई कि इसका तो कोई सिर पर है ये नहीं है, किस तरीके से ये क्या करेगी, और ये काफ़ी एक तरीके से विस्तारवादी विचारधारा प्रस्तुत करता है और इसका न तो कोई जड़ है और बिना जड़ के ये क्या है, एक तरीके से घास है। तो इसको भी एक तरीके से नकार दिया गया। चौथी जो समिति आई वो थी आपकी LM सिंघवी समिति और ये LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया और इसी LM सिंघवी समिति के द्वारा ये पहल किया गया कि पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। चूँकि जो पंचायत से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत किए गए उसका उल्लेख संविधान में कहीं पे वर्णित नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि पंचायती राज प्रणाली को क्या करना चाहिए, संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। और संवैधानिक मान्यता के साथ साथ जो भी पंचायत का चुनाव होना चाहिए उसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये गैर दलीय होना चाहिए और जो भी आपके पंचायत को विकास करने के लिए वित्तीय संसाधन उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पांचवी जो समिति का गठन किया गया वो पांचवी समिति थी आपका PK थुंगन समिति और इस PK थुंगन समिति का गठन कब किया गया, तो ये 1988 में किया गया और इसने भी LM सिंघवी के रिपोर्ट में से एक पॉइंट को दोहराया कि पंचायती प्रणाली को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाना चाहिए। अब बार बार जब ये बात उठने लगी कि पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए तो अब उस समय 88 में 1988 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो 1988 में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और जब 1988 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने पंचायत के संबंध में क्या किया, एक बिल प्रस्तुत किया, पंचायत से संबंधित बिल विधेयक प्रस्तुत किया। अब जब इन्होंने पंचायत के संबंध में इसी पॉइंट को लेकर के, इन्हीं दोनों के पॉइंट को लेकर के कि वाकई में पंचायत को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए, तो इसी पंचायत को लेकर के 1988 में राजीव गांधी के द्वारा पंचायत विधेयक प्रस्तुत किया गया। और जब ये प्रस्तुत किया गया तो लोकसभा में ये क्या हो गया, लोकसभा में यह बिल पारित हो गया। और जब लोकसभा में पारित हुआ तब फिर ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा में यह बिल पारित नहीं हुआ। जब पारित नहीं हुआ तब वहीं पर ये ठंडे बस्ते में चला गया और उसी के बाद 1989 में राजीव गांधी की सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया और लोकसभा भंग कर दी गई। और जब लोकसभा भंग कर दी गई तब उसके पश्चात नई लोकसभा का गठन हुआ और जब नई लोकसभा का गठन हुआ तो वो भी एक तरीके से स्थायी सरकार न होकर अस्थिरता वाली सरकार बनी थी, जिसमें आपके BP सिंह और चंद्रशेखर सिंह इन दोनों के द्वारा मिलीजुली सरकार का गठन किया गया। तो BP सिंह जब आए तो इसके बाद से BP सिंह क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री बने, BP सिंह। और ये BP सिंह भी इस विधेयक को क्या किया, प्रस्तुत किया। जब इस विधेयक को प्रस्तुत किया तो ऑलरेडी एक तरीके से ये आपकी जो सरकार बनी थी वो गठबंधन की सरकार बनी थी, जबकि आपका राजीव गांधी की तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो जब पूर्ण बहुमत में यह विधेयक पारित नहीं हो सका तो एक तरीके से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि गठबंधन सरकार में ये बिल पारित होने की संभावना बन सकती थी? नहीं। एक तरीके से जब BP सिंह की गठबंधन की सरकार थी तो उस कंडीशन में इनके समय में भी यह बिल क्या हो गया, असफल हो गया, मतलब ये पारित नहीं हो सका। उसके बाद से आपका चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री के रूप में आए। उसके बाद से चंद्रशेखर सिंह भी कुछ समय तक 6 महीने साल भर तक कार्यरत रहे और उनके शासनकाल में यह बिल या विधेयक प्रस्तुत किया गया और उनके समय में भी यह पारित नहीं हुआ। उसके बाद से
जो अगले पीएम के रूप में आए वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और ये जो पीवी नरसिम्हा राव आए, इनका 1991 में कार्यकाल प्रारंभ हुआ और 91 से लेकर के इन्होंने क्या किया, 96 तक इनकी सरकार चलती रही। अब इसी पीवी नरसिम्हा राव जो पेंडिंग बिल थी, पेंडिंग बिल यानी कि डिस्कशन किस पर हो रहा था, मुख्य रूप से आपको पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने को लेकर के डिस्कशन चल रहा था। तो जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने पंचायत बिल प्रस्तुत किया। अब इन्होंने क्या किया, पंचायत बिल प्रस्तुत। अब जब इन्होंने पंचायत बिल प्रस्तुत किया तो एक तरीके से ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में क्या हो गया, बिल पारित हो गया। तो अगला स्टेप हो गया दोनों सदनों में पारित, दोनों सदनों में पारित। अब जब दोनों सदनों में पारित हुआ तब जाकर के 73वां संविधान संशोधन किया गया। जब दोनों सदनों में पारित हो गया तब आपका 73वां संविधान संशोधन किया गया। और ये 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो ये 1992 में किया गया। और इसी 73वां संविधान संशोधन के तहत आपका पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी गई, पंचायत को संवैधानिक मान्यता। और ये जो पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी गई वो आपका संवैधानिक मान्यता राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति 24 अप्रैल 1993 को प्रदान की गई। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान। तो इस तरीके से 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपको पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। और जब इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई तो 24 अप्रैल 1993 को इस पंचायत के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई। तो जब स्वीकृति प्रदान कर दी गई तो इसी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायत को संविधान के किस भाग में स्थापित किया गया, तो भाग 9 में स्थापित किया गया। और इस भाग 9 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक रखा गया, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 अड़ा तक इसमें प्रावधान प्रस्तुत किया गया। और इसी 243 से 243 अड़ा के मध्य आपका ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायतों का गठन, पंचायतों में आरक्षण, ये सारी चीज़ों का वर्णन इसी भाग 9 में प्रदान किया गया। इसके साथ साथ इसी 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया और इस भाग 9 के अलावा एक अनुसूची भी स्थापित की गई। और वो अनुसूची कौन सी स्थापित की गई, अनुसूची 11। और इसी अनुसूची 11 में पंचायत संबंधी प्रावधान भी दिए गए। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो अनुसूची 11 में जो पंचायत संबंधी प्रावधान दिया गया है इसमें कुल विषयों की संख्या, तो कुल विषयों की संख्या जो इसमें निर्धारित की गई है वो है आपका 29। जैसे कि आप लोगों को ये पता होगा कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। और उसी शक्ति विभाजन के अंतर्गत 3 सूचियों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों में आपका विषयों का उल्लेख किया गया है। उसी तरीके से संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची में पंचायत को स्थापित किया गया। और ये 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत स्थापित की गई, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित की गई, जिसकी स्वीकृति 1993 में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई। तो इसी 11वीं अनुसूची में
कुल विषयों की संख्या कितनी रखी गई है, तो 29 इसमें कुल विषय दिए गए हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य वगैरह हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सफाई हो गया, उसके बाद से आपका पुलिया हो गया, सड़क निर्माण हो गया, पीएचसी हो गया, प्राथमिक हेल्थ सेंटर। तो इस तरीके से 29 विषयों का उल्लेख इसमें 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो इस तरीके से आपका ये पंचायत संबंधी संवैधानिक मान्यता दी गई। एक आध क्वेश्चन इस पर और बनता है कि किन किन राज्यों में पंचायत का गठन नहीं किया गया है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पंचायत लागू नहीं, पंचायत लागू नहीं मतलब भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर पंचायत को लागू नहीं किया गया है। तो भारत के 3 ऐसे स्टेट हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये भारत के 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपका पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, बल्कि यहां पर जनजातीय परिषद काम करती है। इन 3 स्टेट में आपका क्या काम करती है? जनजातीय परिषद। मतलब यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली न लागू करके यहाँ जनजातीय परिषद कार्य करती है। एक आध क्वेश्चन और इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक स्तरीय पंचायत वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक स्तरीय पंचायत वाले राज्य, मतलब एक स्तरीय का मतलब क्या हो गया कि वही जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की रिपोर्ट अपनी सौंपा था, तो जिसमें पहला पार्ट हो जाता है आपका ग्राम सभा, दूसरा पोजीशन आ जाता है आपका क्षेत्र पंचायत, और तीसरा जो आता है वो है आपका जिला परिषद। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक स्तरीय पंचायत लागू की गई है, और एक स्तरीय में कौन शामिल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ग्राम सभा। और इस ग्राम सभा, केवल ग्राम सभा जहां पर लागू की गई है वो स्टेट कौन कौन से हैं? तो आपका मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। एक स्तरीय पंचायत में आपका मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और केरल। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है, और वो एक स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कौन सी है? तो वो है आपका ग्राम सभा। कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहां पर 2 स्तर पर पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। और द्विस्तरीय वाले, अब द्विस्तरीय में कौन कौन शामिल हो जाएगा? तो द्विस्तरीय में आपका ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत वाला पार्ट इसमें शामिल होगा। यानी कि पहला पार्ट आपका ग्राम सभा और दूसरा पार्ट आपका पंचायत समिति हो जाएगा, जिसमें आपका कौन कौन ऐसे स्टेट हैं? तो असम हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक और हरियाणा। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। असम, मध्य प्रदेश, उसके साथ साथ आपका उड़ीसा हो गया, कर्नाटक, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपका द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। द्विस्तरीय में आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायत शामिल है। तो आपने देख लिया कि एक स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। अब एकमात्र स्टेट पश्चिम बंगाल, जहाँ पर कौन सा स्तर लागू किया गया है? तो यहाँ पर चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। तो आपने देखा कि एक स्तरीय पंचायती राज वाले राज्य कौन कौन से हैं। 2 स्तरीय में आपका ग्राम सभा और पंचायत समिति कार्यरत होती है, और वहाँ के राज्य हैं असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। और पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है।
अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि संविधान में जब संवैधानिक मान्यता दी गई तो संवैधानिक मान्यता दी गई तो उसका विवरण कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 अड़ा तक दिया गया है। और इस 243 से 243 अड़ा में अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 ख, और इस अनुच्छेद 243 ख में किसकी संरचना दी गई है, तो इसमें ग्राम सभा की संरचना दी गई है। ग्राम सभा की संरचना मतलब ग्राम सभा के संबंध में इसमें प्रावधान प्रस्तुत किया गया। और ग्राम सभा से तात्पर्य क्या होता है, तो ग्राम सभा से तात्पर्य होता है कि ग्राम स्तर पर ग्राम निर्वाचन क्षेत्र के भीतर जो भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का जो निकाय है वो क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। तो ग्राम सभा का मतलब कि ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ही ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। उसके बाद से अनुच्छेद 243 ख, और इसी अनुच्छेद 243 ख में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें दिया गया है आपका पंचायत का गठन। पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 ख में पंचायत का गठन कैसे किया जाएगा, तो इसमें पंचायत के गठन में आपका राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा। तो पंचायत के गठन में कितने पार्ट हो गए, तो प्रत्येक राज्य में क्या किया जाएगा, 3 स्तर पर। तो पहला आपका ग्राम स्तर पर, दूसरा आपका हो जाएगा ग्राम स्तर, दूसरा आपका हो गया मध्यवर्ती स्तर, और तीसरा आपका हो गया जिला स्तर पर। तो इस तरीके से पंचायत का गठन ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर किया जाएगा, जिसका वर्णन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 243 ख में ही दिया गया है। उसके बाद से पंचायत में आरक्षण, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछता है कि पंचायत में आरक्षण, और ये जो पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत दिया गया है। 243 घ, और इस 243 घ में पंचायत में आरक्षण के लिए जो प्रावधान किया गया है वो है आपका SC/ST वर्ग के लिए, SC/ST वर्ग। और ये SC/ST वर्ग के लिए जो पंचायत में आरक्षण निर्धारित किया गया है वो 1/3 कितना होना चाहिए, 1/3 सदस्य जो होंगे वो किससे निर्वाचित किए जाएंगे, तो SC/ST वर्ग से निर्वाचित किए जाएंगे। और ये 1/3 सदस्य किसके लिए निर्धारित है, तो ये सिर्फ स्त्रियों के लिए। तो 243 घ में ये है कि पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की स्त्रियों के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अब आ जाते हैं कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो पंचायत का कार्यकाल निर्धारित है वो कार्यकाल आपका अनुच्छेद 243 अंग में है। कार्यकाल किस में है, तो कार्यकाल आपका हो गया 243 अंग। और इसी 243 अंग में पंचायत के कार्यकाल का निर्धारण किया गया है कि प्रथम अधिवेशन की तिथि से, जब भी पंचायत का जो प्रथम अधिवेशन या सत्र आयोजित किया जाएगा उस प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक पंचायत का कार्यकाल निर्धारित होगा। अब पंचायत का कार्यकाल भी हो गया, तो पंचायत का निर्वाचन किसके द्वारा संचालित कराया जाता है, तो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान दिया गया है वो आपका अनुच्छेद 243 ट में दिया गया है, 243 ट। और इस 243 ट में पंचायत संबंधी जो भी निर्वाचन होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने पंचायत के संबंध में पूरा आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो लेखपाल स्पेशल के रूप में मैं लेके आऊँगा उसमें आपके लेखपाल द्वारा रखे जाने वाले जो कागजात हैं,
जिसमें खसरा हो गया, खतौनी हो गया, नक्शा हो गया, सीमा द्योतक चिन्ह हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में लेखपाल के संबंध में जो भी कागजात उसके द्वारा रखे जाते हैं उसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।